नमस्कार दोस्तों, मैं दिलकुश प्रजापति हमारे सुरभि क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे शिक्षण विषमता और शिक्षण विषमता में अपने टॉपिक चल रहा था अधिगम। अधिगम में भी अपने चल रहे थे अधिगम के सिद्धांत, जिसमें से हमने दो सिद्धांत जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो पढ़ लिए थे। एक तो था उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत जो किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने, और एक था अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत वो दिया था स्किनर ने। इसके बाद हम तीसरा सिद्धांत लेते हैं अंतःदृष्टि या सूझ का सिद्धांत। देखें ये सिद्धांत, इसका अन्य नाम गेस्टाल्ट सिद्धांत भी है और इसके प्रतिपादक जो हैं, देखें अंतःदृष्टि या सूझ का सिद्धांत, अभी इसका सार भी समझेंगे है क्या सिद्धांत। अन्य नाम है गेस्टाल्ट सिद्धांत, प्रतिपादक है कोहलर, कोपका और वर्दीमर। देखिए इसके जो मुख्य सिद्धांत के जो प्रतिपादक है वो तो कोहलर हैं, यानी प्रयोग द्वारा जिन्होंने सिद्धांत दिया था वो तो कोहलर हैं, किंतु इनके साथ अन्य नाम भी आते हैं कोपका और वर्दीमर। देखिए ये क्या कहते हैं, अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत जो है उसको समझें और इसमें देखें कोहलर क्या कहते हैं या इस सिद्धांत के प्रतिपादक क्या कहते हैं। इस सिद्धांत में कहा जाता है कि व्यक्ति को सीखने के लिए अभ्यास या बार बार अनुक्रिया करने की आवश्यकता नहीं है, या कहें कि व्यक्ति अभ्यास से अच्छा नहीं सीखता है, अपितु उसको सीखने के लिए चिंतन करने की आवश्यकता होती है। अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत क्या कहता है कि व्यक्ति को सीखने के लिए चिंतन करने की आवश्यकता होती है। चिंतन से व्यक्ति में अंतर्दृष्टि उत्पन्न होती है। चिंतन से व्यक्ति में क्या उत्पन्न होती है, अंतर्दृष्टि उत्पन्न होती है। अंतर्दृष्टि क्या होती है, हमारे भीतर की एक समझ होती है। जिस प्रकार हम बाहर की वस्तुओं को देख पाते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारा मन भी कुछ बातों को देखता है, या कहें कि कुछ बातों का विश्लेषण करता है। उसे क्या कहते हैं, अंतर्दृष्टि। और उस अंतर्दृष्टि से हमारे भीतर आती है सूझ या कहें समझ, और इस सूझ के द्वारा ही व्यक्ति सीख जाता है या अपनी समस्या का समाधान कर लेता है। दोबारा देखें क्या है ये सिद्धांत। ये सिद्धांत कहता है कि सीखने के लिए अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे थॉर्नडाइक और स्किनर के प्रयोग में किया अभ्यास, उसी प्रकार अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा इस सिद्धांत ने कहा। देखो प्रत्येक सिद्धांत अपने अपने हिसाब से अधिगम की विशेषताएं बताएगा। वहां जो दो प्रयोग पढ़े थे उसमें तो अभ्यास द्वारा सीखे, लेकिन यह सिद्धांत कहता है कि सीखने के लिए चिंतन की आवश्यकता होती है, या कहें कि मानसिक शक्तियों की आवश्यकता होती है, क्योंकि चिंतन से व्यक्ति की अंतर्दृष्टि जागृत होती है, यानी भीतर की एक शक्ति जागृत होती है जो हमारी समस्या को देख सकती है। और उस अंतर्दृष्टि से हमारे भीतर क्या उत्पन्न होती है, सूझ उत्पन्न होती है, और उस सूझ से ही हम अधिगम कर पाते हैं। तो सार क्या है, अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत कहता है कि व्यक्ति को सीखने के लिए किसकी आवश्यकता है, चिंतन की आवश्यकता है। गेस्टाल्ट शब्द क्या है, देखें गेस्टाल्ट एक जर्मन शब्द है। गेस्टाल्ट क्या है, एक जर्मन शब्द है। इसका अर्थ होता है, गेस्टाल्ट का अर्थ होता है पूर्णाकार। पूर्णाकार यानी संपूर्ण स्थिति। संपूर्ण स्थिति यानी कहने का मतलब यह है कि आप तो व्यक्ति को सारी स्थिति स्पष्ट कर दो, जो जो जानकारियां हैं वो सारी जानकारियां स्पष्ट कर दो, फिर व्यक्ति उनके बारे में चिंतन करेगा और चिंतन करके खुद ही सीख जाएगा।
तो ये क्या है, गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहते हैं इसको, ये एक विचारधारा भी है। गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है, पूर्णाकार या संपूर्ण स्थिति। अब प्रयोग द्वारा समझते हैं। अब तक जो बातें हमने चर्चा में की है वो केवल हमने ऐसे ही समझी है, उसे प्रयोग द्वारा भी समझें। तो देखिए इन्होंने प्रयोग क्या किया, कोहलर ने एक वन मानुष पर प्रयोग किया। प्रयोग किस पर किया, एक वन मानुष पर। समझते हैं, डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि प्रयोग किस पर किया, तो हम कहेंगे वन मानुष, यानी मानव की तरह दिखने वाला और वन में रहने वाला जीव वन मानुष, या उसे कहेंगे वन मानुष या चिंपांजी। और इसका जो नाम रखा गया था, इसका नाम था सुल्तान। देखें प्रयोग किस पर किया, वन मानुष या चिंपांजी पर, जिसका नाम क्या था, सुल्तान। इस पर इन्होंने प्रयोग किया। अब प्रयोग क्या किया, देखें इन्होंने एक बॉक्स लिया और इस बॉक्स के यहां पे जालियां लगी हुई है, ठीक है। और बॉक्स के अंदर इन्होंने एक वनमानुष को बंद कर दिया। किसको बंद कर दिया, एक वनमानुष को बंद कर दिया। ये क्या है, एक वनमानुष। इसको बंद कर दिया और यहां पे अलग अलग प्रकार के प्रयोग किए। देखें यहां पे हम जिस प्रयोग की चर्चा करेंगे वो एक प्रयोग न हो के अलग अलग प्रयोग है। अब कैसे किए प्रयोग, तो देखें पहले इन्होंने क्या किया, वनमानुष को इसमें बंद कर दिए और बाहर केले डाल दिए। जैसे मान लो बाहर क्या डाल दिए, केले डाल दिए। ये बाहर क्या रख दिए, केले। अब इस वनमानुष को जब भूख लगी तो ये क्या करता है, यहाँ पे केले प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है, लेकिन यहाँ पे तो जाली लगी हुई है। जैसे वो जेल में होती है ना, वैसी यहाँ पे जाली लगी हुई है, वैसा यहाँ पे दरवाजा लगा हुआ है जिसमें से वो हाथ तो बाहर निकाल सकता है पर खुद बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन यहाँ पे पास में इसके एक लकड़ी का डंडा भी रख दिया। अब वनमानुष इस बॉक्स में है जिसमें एक लकड़ी का डंडा भी पड़ा हुआ है। अब वनमानुष क्या करता है कि यहाँ पे आके केले प्राप्त करने का प्रयास करता है, लेकिन उसका हाथ केलों तक नहीं पहुंच पाता। देखिए ये प्रयोग चल रहा है, किसने किया, कोहलर ने किया। किस पर किया, सुल्तान नामक चिंपांजी या वनमानुष पर किया। उसको एक पिंजरे में कैद किया, बड़ा पिंजरा, और बाहर यहाँ पे एक वो जो जेल में लगी हुई है ना, वैसा यहाँ पे गेट लगा हुआ है, वो बंद कर दिया। वो यहाँ से हाथ तो बाहर निकाल सकता है पर खुद बाहर नहीं निकल सकता। यहाँ पे एक डंडा पड़ा हुआ है और बाहर केले हैं। जैसे ही वनमानुष केले प्राप्त करने का प्रयास करता है तो उसको केले प्राप्त नहीं हो पाते, वो केलों तक नहीं पहुंच पाता। तो फिर वनमानुष क्या करता है, अपने आसपास देखता है कि कोई उपाय हो तो देखें। और जब वनमानुष अपने आसपास देखता है, ये चिंपांजी या सुल्तान अपने आसपास देखता है, तो उसे यहाँ क्या दिखाई देता है, एक डंडा दिखाई देता है, या कहें एक छड़ी दिखाई देती है। और फिर इस वनमानुष यानी इस चिंपांजी ही कहेंगे इसको तो थोड़ा अच्छा लगेगा। इस चिंपांजी को जैसी ही छड़ी दिखाई देती है तो ये चिंतन करता है, और चिंतन करने से इसके भीतर एक अंतर्दृष्टि आती है, एक मन में एक दृष्टि आती है। क्या दृष्टि आती है कि ये डंडा कहीं ना कहीं मेरे काम आ सकता है।
और इससे इसके भीतर क्या उत्पन्न होती है, सूझ उत्पन्न होती है और अचानक इसकी समस्या का समाधान हो जाता है। इसके भीतर क्या उत्पन्न हुई, सूझ उत्पन्न हुई और अचानक इसकी समस्या का समाधान हो गया। अचानक कैसे हो गया, अचानक ही इसको सूझ गया, अरे ये तो सारी समस्या समाधान हो गई। अभी मैं इस डंडे को पकड़ूंगा और डंडे से किसको खींच लूंगा, केलों को खींच लूंगा। तो अचानक उसकी समस्या का क्या हो गया, समाधान हो गया। तो चिंपांजी ने क्या किया, यहां से छड़ी उठाई, यहां पे आया और केलों को छड़ी से खींचकर प्राप्त कर लिया। ये प्रयोग किया। फिर इन्होंने, कोहलर ने इस प्रयोग को अन्य तरीके से किया। कैसे किया, इस बार यहां पर केले जो है ना, ये थोड़े दूर रख दिए। देखें दूसरे प्रयोग में क्या किया इन्होंने, केले थोड़े दूर रख दिए और यहां पे 2 छड़ियां रख दी, एक छोटी छड़ी और एक बड़ी छड़ी। अब उसने जिस छड़ी से पहले केले प्राप्त किए थे वो भी रख दी और उससे बड़ी छड़ी भी रख दी। फिर ये चिंपांजी केले प्राप्त करने का प्रयास करेगा। वो यहाँ पे हाथ पहुँचाने की कोशिश करेगा, हाथ नहीं पहुँच पाएगा। फिर वो एक छड़ी उठाएगा, पहले वाली छोटी छड़ी, और उसको उठाकर केले प्राप्त करने का प्रयास करेगा, लेकिन वो छड़ी भी यहां तक नहीं पहुंच पाएगी। फिर वो आसपास देखेगा तो उसे फिर यहां पे एक बड़ी छड़ी दिखाई देगी। तो चिंपांजी के दिमाग में फिर विचार आएगा, वो फिर चिंतन करेगा और अचानक उसके भीतर सूझ उत्पन्न होगी कि अरे बड़ी छड़ी से ये केले प्राप्त किए जा सकते हैं। तो वो बड़ी छड़ी से केले प्राप्त कर लेगा। फिर तीसरी बार इन्होंने प्रयोग किया और इस बार केले इतने दूर रख दिए कि बड़ी छड़ी से भी वो केले प्राप्त नहीं हो पाएंगे। और फिर अपना प्रयोग स्टार्ट किया। फिर इन्होंने क्या किया, केले रखे बाहर, अंदर चिंपांजी को बंद किया। चिंपांजी फिर क्या करेगा, केले प्राप्त करने के लिए छोटी छड़ी बड़ी छड़ी सब लगा के देख लेगा, लेकिन केले उसको प्राप्त नहीं होंगे। फिर वो क्या करेगा, चिंतन करेगा। चिंपांजी क्या करेगा, चिंतन करेगा कि केले दूर पहुंच गए, छड़ी वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। और चिंतन करने से उसकी अंतर्दृष्टि जागृत होगी। मस्तिष्क की एक शक्ति है अंतर्दृष्टि, वो जागृत होगी और उसके भीतर सूझ उत्पन्न होगी। क्या सूझ उत्पन्न होगी कि अरे ये छड़ी नहीं पहुंच रही तो क्या हुआ, मैं क्यों ना इन दोनों छड़ियों को आपस में फंसा दूं। बीच में से खोखली रखी जानबूझकर वो छड़ियां। तो चिंपांजी ने क्या किया, दोनों छड़ियों को ऐसे फंसा लिया और दोनों छड़ियों को जोड़कर केले प्राप्त कर लिए। ये एक ऐसा प्रयोग रहा। इसी प्रयोग को कुछ अन्य तरीके से भी किया गया। कैसे किया गया, ये अलग अलग प्रकार से आते हैं अपने, हम तो दोनों तरीके से समझ लेंगे। ये यहाँ पे तो क्या है, छड़ियाँ। अब अगली बार इन्होंने प्रयोग कैसे किया, छड़ियाँ तो हटा ली और यहाँ पे रख दिए बक्से, बक्से रख दिए, बॉक्स बहुत सारे। और यहाँ पे पहले एक बॉक्स रखा और केले अंदर ही लटका दिए। दूसरा प्रयोग समझ रहे हैं, जिसमें केले क्या किए, अंदर ही लटका दिए। और चिंपांजी केले प्राप्त करने का प्रयास करने लगा, लेकिन चिंपांजी केले प्राप्त नहीं कर पाया। बात समझे, हमने जितने प्रयोग समझे अभी तक 3 प्रयोग समझ लिए, हम चौथे प्रयोग की चर्चा कर रहे हैं। केले प्राप्त नहीं कर पाया तो उसने अपने आसपास देखा, तो उसने देखा कि यहाँ पे क्या रखा हुआ है, एक बॉक्स रखा हुआ है। तो अचानक उसकी अंतर्दृष्टि जागृत हुई, उसके भीतर क्या उत्पन्न हुई, सूझ उत्पन्न हुई। उसके भीतर एक विचार आया कि क्यों ना मैं इस बॉक्स पे चढ़ के केले प्राप्त कर लूं। तो चिंपांजी ने बॉक्स पे चढ़कर क्या प्राप्त कर लिए, केले प्राप्त कर लिए। फिर अगले प्रयोग में 4 प्रयोग समझ चुके हैं हम, 5वां प्रयोग ले रहे हैं।
अगले प्रयोग में इन्होंने केलों को और ज़्यादा ऊपर लटका दिया, इतने ऊपर लटका दिया कि एक बॉक्स से केले प्राप्त नहीं हो पाएंगे, और यहां पर 2-3 बॉक्स रख दिए। अब चिंपांजी बॉक्स पे चढ़ के केले प्राप्त करना चाहता था, उसको केले प्राप्त नहीं हो पाए। तो फिर चिंपांजी ने क्या किया, इस बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स रखा, बॉक्स को जमाया, उनके ऊपर चढ़ा और केले प्राप्त कर लिए। ये कुछ प्रयोग हमने समझे। हम बॉक्स वाले प्रयोगों को न लिख के केवल छड़िए वाला प्रयोग ही लिखेंगे, ताकि अपने एक प्रयोग से समझ में आ जाए बातें। सार क्या है, चिंपांजी केले प्राप्त करना कैसे सीखा? क्या उसने बार बार प्रैक्टिस की? बिल्कुल हम कहेंगे कि उसने बार बार केले प्राप्त करने की प्रैक्टिस नहीं की थी। उसने तो क्या किया, चिंतन किया, और चिंतन से उसके भीतर एक विचार आया, विचार से उसको दिखा कि अरे छड़ियों से केले प्राप्त कर सकते हैं। यानी चिंतन करने से उसकी अंतर्दृष्टि जागृत हुई, उसके भीतर सूझ उत्पन्न हुई और उसकी समस्या का समाधान हो गया। तो यही हम इस सिद्धांत में पढ़ेंगे कि सीखने के लिए बार बार अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु सीखने के लिए चिंतन करने की आवश्यकता है। चिंतन करने से व्यक्ति की अंतर्दृष्टि जागृत होती है और उसके भीतर सूझ उत्पन्न होती है, जिससे व्यक्ति की समस्या का समाधान हो जाता है। देखें, लिखते हैं निष्कर्ष इस सिद्धांत का। ये तो हमने प्रयोग लिखा, यहां लिखते हैं निष्कर्ष। क्या है निष्कर्ष? देखें, सीखने के लिए बार बार अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती है, अपितु चिंतन की आवश्यकता होती है, जिससे अंतःदृष्टि जागृत होती है और सूझ उत्पन्न होती है, जिससे समस्या का समाधान या इसे हम कह दें अधिगम हो जाता है। जिससे क्या होता है, समस्या का समाधान हो जाता है। देखें, सीखने के लिए बार बार अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती है। इसने बार बार अभ्यास नहीं किया, अपितु किसकी आवश्यकता होती है? चिंतन की आवश्यकता होती है। ये छड़ियाँ और केले देख के इसने क्या किया? चिंतन किया। फिर देखें, चिंतन से अंतर्दृष्टि जागृत होती है। अंतर्दृष्टि हमारी एक मानसिक शक्ति है, जिससे हमारे भीतर क्या उत्पन्न होती है? सूझ उत्पन्न होती है, समझ उत्पन्न होती है। जिससे क्या होता है? देखिए, समझ उत्पन्न हुई। क्या उत्पन्न हुई समझ चिंपांजी को? कि यदि मैं इन छड़ियों को उपयोग में लेता हूं तो केले प्राप्त हो जाएंगे, बिल्कुल मेरी समस्या का समाधान हो जाएगा। यानी इसके भीतर सूझ उत्पन्न हुई, जिससे समस्या का समाधान या अधिगम हो जाता है। यानी इसमें क्या हो गया? अधिगम हो गया। दूसरा बिंदु लिखें, यह सिद्धांत
यह सिद्धांत चिंतन, या हम यहां पे कह सकते चिंतन क्या है, हमारी मस्तिष्क की तो शक्ति है। चिंतन या कहे मानसिक शक्तियों द्वारा सीखने पर जोर देता है। यह सिद्धांत किस पे जोर देता है? चिंतन या मानसिक शक्तियों द्वारा सीखने पर जोर देता है। जैसे चिंपांजी केले प्राप्त करना कैसे सीखा था? चिंतन द्वारा सीखा था। उसने चिंतन ही तो किया था कि मैं इस छड़ी को यहाँ पहुँचाऊंगा तो केले प्राप्त हो जाएंगे। फिर दूसरे तीसरे प्रयोग में चिंतन किया कि बड़ी छड़ी से प्राप्त होंगे, तीसरे में बड़ी से भी प्राप्त नहीं हुए, तो उसने चिंतन किया कि यदि मैं इन दोनों छड़ियों को जोड़ दूं, अब ये अभ्यास से तो सीखेगा ही नहीं। उसने चिंतन किया कि एक छड़ी के भीतर दूसरी फंसा दूं तो ये छड़ी बड़ी हो जाएगी और मैं इससे केले प्राप्त कर लूंगा। तो ये सब चीजें किसके द्वारा देखी उसने? चिंतन द्वारा सीखने पर जोर देता है। एक बात और, जब बिल्ली दरवाजा खोलना सीखी थी या चूहा बटन दबा के भोजन की गोली प्राप्त करना सीखा था पिछले 2 सिद्धांतों में, तो हमने देखा था कि उसको सीखने में बहुत टाइम लगा था, या कहें कि उसकी समस्या का समाधान होने में बहुत ही समय लगा था। जाने कितनी बार प्रयास किया तब जाके उसको अधिगम हुआ था। लेकिन क्या यहाँ चिंपांजी को सीखने में समय लगा क्या? क्या उसकी समस्या धीरे धीरे हल हुई क्या? देखें, यहाँ चिंपांजी की समस्या अचानक ही हल हो गई। कैसे हल हो गई? उसने केले प्राप्त किए, नहीं प्राप्त कर पाया, जैसे ही उसकी छड़ी पर नजर पड़ी उसकी समस्या का समाधान ही हो गया। क्योंकि छड़ी पर नजर पड़ते ही उसको दिख गया कि बस अब तो सारा काम हो गया, छड़ी से केले प्राप्त हो जाएंगे। यानी ये एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें समस्या का अचानक समाधान होता है। क्या होता है? समस्या का हल अचानक होता है। तो देखें, इस सिद्धांत में समस्या का हल अचानक होता है। इस सिद्धांत में समस्या का हल कैसे होता है? अचानक होता है। और लास्ट पॉइंट लिखेंगे, यह सिद्धांत कहता है कि सीखने वाले के सामने आप सारी स्थितियां स्पष्ट कर दो, सारी चीजें उसके सामने रख दो, फिर वो खुद चिंतन करके सीख लेगा। जैसे यहाँ पर छड़ियाँ, बॉक्स, केले जो भी रखने थे सब उसके सामने रख दिए, न कि स्किनर की तरह भोजन छिपाया गया था। तो ये सिद्धांत कहता है कि सीखने वाले के सामने संपूर्ण स्थिति प्रस्तुत कर देनी चाहिए, तभी तो इसको कहते हैं संपूर्ण स्थिति पूर्णाकार या गेस्टाल्ट सिद्धांत। इसके अनुसार सीखने वाले या कहें अधिगमकर्ता, सीखने वाले को क्या कहेंगे? अधिगमकर्ता के समक्ष या के सामने सीखने की संपूर्ण स्थिति रख देनी चाहिए। यानी सीखने की जितने भी चीजें हैं सब रख देनी चाहिए, वो अपने खुद के हिसाब से चिंतन करके सीख लेगा। तो ये हम पहुंचे निष्कर्ष पर। दोबारा देखें क्या निष्कर्ष है? सीखने के लिए बार बार अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है, जिसे थॉर्नडाइक और स्किनर के प्रयोग में किया गया था, अपितु चिंतन की आवश्यकता होती है। इस चिंतन से अंतर्दृष्टि जागृत होती है और सूझ उत्पन्न होती है, जिससे समस्या का समाधान या अधिगम हो जाता है। फिर देखें, यह सिद्धांत चिंतन द्वारा सीखने पर जोर देता है। और फिर इसके बाद देखें, इस सिद्धांत में देखिए चिंतन द्वारा ही हल हुआ है,
चिंपांजी ने चिंतन किया तभी तो उसको समझ में आया कि ये छड़ियाँ हमारी समस्या, मेरी समस्या का समाधान करेगी। इसके बाद देखिए, ये इस सिद्धांत में समस्या का हल अचानक होता है। अचानक ही उसको समस्या का हल सूझा कि अभी छड़ी से केले प्राप्त हो जाएंगे। इसके अनुसार सीखने वाले को क्या कहें, अधिगमकर्ता के सामने सीखने की संपूर्ण स्थिति रख देनी चाहिए। अब देखें, इस सिद्धांत को आपको एक बार समझते हुए पढ़ना है। मैं बता दूं आपको कौन कौन सी चीज़ें निश्चित रूप से याद रखनी है। पहली बात तो अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत किसने दिया, तो ये नाम तो जरूर याद रखना, कोहलर। इसके साथ ये नाम भी पढ़ लेना। अन्य नाम क्या है इसका, गेस्टाल्ट सिद्धांत। तो एक तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण बात है, ये महत्वपूर्ण बात है। प्रयोग किस पे किया, ये भी महत्वपूर्ण बात है। और इसके अलावा इन सभी निष्कर्षों में से आपको इम्पोर्टेंट ये निष्कर्ष याद रखना है कि कौन सा सिद्धांत चिंतन द्वारा सीखने पर जोर देता है। तो कौन सा सिद्धांत है, अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। दोबारा देखें, क्या क्या बातें याद रखनी है। पहली बात तो अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत किसने दिया, तो हम याद रखेंगे कोहलर ने। इसका अन्य नाम क्या है, गेस्टाल्ट सिद्धांत। प्रयोग किस पे किया, वनमानुष पे, जिसे चिंपांजी कहते हैं। और ये सिद्धांत किस पर जोर देता है, चिंतन द्वारा सीखने पर जोर देता है। ये चिंतन शब्द याद रख लेना, सबसे इंपॉर्टेंट। इसके अलावा बाकी चीज़ें एक बार पढ़नी है। बाकी आपको ये महत्वपूर्ण चीज़ें जिस पे राइट लग रहा है ये तो याद रखनी ही है। और अब जो अधिगम के सिद्धांत आएंगे बहुत छोटे छोटे और केवल नाम ही याद रखने। ये 3 सिद्धांत हो गए। पहला था उद्दीपक अनुक्रिया, दूसरा अनुक्रिया उद्दीपक, और तीसरा अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। फिर एक बार रिकॉल करें, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने। दूसरा अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत किसने दिया था, स्किनर ने। अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत किसने दिया, कोहलर, कोपका और वर्धीमन ने। दोबारा देखें, थॉर्नडाइक ने किस पे प्रयोग किया था, बिल्ली पर। स्किनर ने किस पे प्रयोग किया था, चूहे पर। और यहाँ पे कोहलर ने किस पे प्रयोग किया, वनमानुष या चिंपांजी, जिसका नाम क्या है, सुल्तान। तो आप पहले इनको कंप्लीट करें, ये अपना प्रयोग हुआ। देखें दोस्तों, अब अगला हम जो अधिगम का सिद्धांत ले रहे हैं वो है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, और इसके प्रतिपादक हैं अल्बर्ट बांडुरा। देखिए ये सिद्धांत क्या है। इस सिद्धांत को समझने से पहले आपको एक छोटी सी कहानी बता दूं। बचपन में किताबों में आती है नैतिक शिक्षा में, कि एक पक्षी बेचने वाले के पास 2 तोते थे। दोनों सगे भाई थे, और वो जब छोटे बच्चे थे दोनों तोते, तो उनमें सब प्रवृत्तियां एक जैसी थी। यानी दोनों की जो कार्य पद्धति थी, जो खाना खाने का तरीका या बोलने का तरीका, आवाज़ निकालने का, सब कुछ एक जैसा था। लेकिन उन 2 सगे भाई जो तोते थे, उनमें से एक तोते को तो एक साधु महात्मा जो होते हैं वो खरीद कर ले जाते हैं, और दूसरे तोते को एक अपराधी या कहें एक डाकू वो खरीद कर ले जाता है। फिर वो दोनों तोते वहाँ बड़े होते हैं, और संयोगवश उस एक वहाँ पे जंगल था, और उस जंगल के एक ही मार्ग पर डाकू का जो स्थान था जहाँ पे वो लूटपाट करता था वो भी पड़ता था, और उसी मार्ग पर जो महात्मा था जिसने दूसरे भाई तोते को खरीदा था उसकी कुटिया भी पड़ती थी। यानी ये जंगल का मार्ग है, और यहाँ पर तो क्या है, साधु की कुटिया है जहाँ पे पहला तोता था। और इसके आगे एक और मार्ग है, यानी इसके आगे एक और ठिकाना है जहाँ पे वो डाकू लूटपाट करता था। ये तो पहला तोता और ये दूसरा तोता दोनों यहाँ थे।
अब एक व्यक्ति आया, एक अनजान व्यक्ति आया, जैसे ही वो साधु की कुटिया के पास से होकर गुजरने लगा, जैसे ही वो व्यक्ति साधु की कुटिया के पास से होकर गुजरने लगा, तो पहले वाले तोते ने कहा, मेहमान आए हैं, आदर सत्कार करो, मेहमान आए हैं, आदर सत्कार करो, इनको भोजन दो, इनको पानी पिलाओ, इनको विश्राम करवाओ। ऐसी बोलियां वो तोता बोलने लगा। तो वो व्यक्ति वहाँ कुछ देर रुका और रुककर यहाँ से आगे प्रस्थान किया, और जैसे ही वो दूसरे तोते के पास से होकर जाने लगा, पहले को तो किसने खरीदा था? एक साधु ने, और दूसरे को खरीदा था एक डाकू ने। वो व्यक्ति जैसे ही यहाँ से निकलकर जाने लगता है, तो ये दूसरा तोता जो उसका सगा भाई है, इसका लालन पालन किसने किया? डाकू ने, डाकू के पास ही रहता है। तो ये तोता जोर जोर से चिल्लाने लगा कि मुसाफिर आया है, मारो कूटो, मुसाफिर आया है, इसको लूटो, मुसाफिर आया है, मारो कूटो, मुसाफिर आया है, इसको लूटो। तो इस तोते ने इस प्रकार की बोली निकाली। तो यहाँ से इस कहानी का हम सार पढ़ते हैं, इसकी शिक्षा पढ़ते हैं कि जिस प्रकार की संगति में व्यक्ति या प्राणी रहता है, उस प्रकार का ही व्यवहार सीख जाता है। जो अच्छे व्यक्तियों के साथ रहता है प्राणी, वो अच्छा व्यवहार सीख जाता है, और जो बुरे व्यक्तियों के साथ रहता है, वो बुरा व्यवहार सीख जाता है। यानी कह सकते हैं कि संगति के अनुसार ही व्यक्ति को अधिगम होता है। एक संस्कारी परिवार में रहने वाला लड़का अच्छे संस्कार सीखता है, और असभ्य परिवार में रहने वाला लड़का असभ्य आचरण सीखता है। तो यही कहा गया है सामाजिक अधिगम के सिद्धांत में। यह सिद्धांत कहता है कि व्यक्ति जिस प्रकार के वातावरण में रहता है, उसी का अनुकरण करके वैसा ही व्यवहार सीख जाता है। क्या कहा गया इस सिद्धांत में? व्यक्ति यह सिद्धांत कहता है कि व्यक्ति जिस प्रकार के समाज में रहता है, व्यक्ति जिस प्रकार के समाज में रहता है, उसी के अनुरूप व्यवहार करना, जिस प्रकार के समाज में रहता है उसी के अनुरूप व्यवहार करना सीख जाता है, उसी के अनुरूप व्यवहार करना सीख जाता है। ये अल्बर्ट बांडुरा ने कहा कि जिस प्रकार के समाज में व्यक्ति रहता है, उसी के अनुरूप व्यवहार करना सीख जाता है। यानी एक शिक्षक के, एक टीचर के घर में जो बच्चा पलता है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ गुण टीचर के आदर्शों के अनुरूप आ जाते हैं। किसान के घर में जो बच्चा पलता है, उसमें किसान के अनुरूप आचरण आ जाते हैं। यानी जिस प्रकार के वातावरण, जिस प्रकार के समाज में बालक रहता है, उसी प्रकार का उसको अधिगम हो जाता है। और अधिगम कोई सीखना या सीखने को ही तो अधिगम कहते हैं। तो जिस प्रकार के समाज में रहता है, उसी के अनुरूप व्यवहार करना सीख जाता है। यह है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। इसके बाद देखें, एक सिद्धांत आता है प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत। प्राचीन अनुबंधन, या इसी को कहते हैं शास्त्रीय अनुबंधन। प्राचीन अनुबंधन या शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। डायरेक्ट याद रखना है, ये दिया है पावलोव ने। इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग करके ये सिद्धांत दिया। किसने? पावलोव ने। कौन सा? प्राचीन अनुबंधन या शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। जबकि हमने लिखा था सक्रिय अनुबंधन, वो दिया था स्किनर ने।
और यहाँ प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? पावलोव ने। ये कुछ सिद्धांत केवल नाम से याद रखने हैं। आवश्यकता का सिद्धांत, आवश्यकता का सिद्धांत ये दिया अब्राहम मास्लो ने। अब्राहम मास्लो ने दिया आवश्यकता का सिद्धांत। इसके बाद देखें, एक सिद्धांत है संरचनात्मक सिद्धांत। संरचनात्मक सिद्धांत, संरचनात्मक सिद्धांत दिया जेरोम ब्रूनर। जेरोम ब्रूनर। एक है क्षेत्र या तलरूप सिद्धांत। क्षेत्र या तलरूप सिद्धांत ये दिया कर्ट लेविन या कुर्ट लेविन भी कहते हैं। यह सिद्धांत दिया कर्ट लेविन ने। देखें, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? अल्बर्ट बांडुरा। प्राचीन अनुबंधन या शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? पावलोव ने। जबकि सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था स्किनर ने। स्किनर का नाम एस से स्टार्ट होता है, तो सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर ने दिया। प्राचीन अनुबंधन पी से स्टार्ट होता है, तो पी से इसको दिया पावलोव ने। देखिए, अनुबंधन के दो सिद्धांत थे, सक्रिय अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन। तो सक्रिय और प्राचीन याद रखें। सक्रिय एस से स्टार्ट होता है, तो एस से स्किनर ने दिया। प्राचीन पी से स्टार्ट होता है, तो ये पी से पावलोव ने दिया। आवश्यकता का सिद्धांत अब्राहम मास्लो। केवल ये नाम पीछे वाले ही याद रख सकते हैं। यहाँ पे जैसे बांडुरा याद रख सकते हैं, केवल पावलोव। यहाँ केवल मास्लो याद रख सकते हैं। यहाँ केवल ब्रूनर और यहाँ पर केवल लेविन को याद रख सकते हैं। तो ये अपने हुए अधिगम के सिद्धांत, जहाँ से मुख्यतया अपने प्रश्न बनने की संभावना रहती है। तो आज हमने इस कक्षा में अधिगम के सिद्धांत पूरे किए। कल हम अधिगम की कुछ और बातें सीखेंगे। और ये जो आने वाला संडे है, इसको संभवतः पूरे अधिगम का टेस्ट होगा। तो जो ऑफलाइन आते हैं बच्चे संस्थान में, वो ऑफलाइन टेस्ट दें। इसके अलावा जो किसी और संस्थान से जुड़े हुए हैं या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उनकी सुविधा के लिए देखो, जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं, वैसे तो कोचिंग, आपके कोचिंग संस्थान वाले जो मार्गदर्शन करते हैं उसके अनुसार आप तैयारी करें। सभी अच्छा पढ़ाते हैं, हर संस्थान में अच्छी स्टडी होती है। अच्छा पढ़ें। और यदि आप टेस्ट को सॉल्व करना चाहते हैं, तो अपना टेलीग्राम ग्रुप है सुरभि क्लासेस सुल्तानपुर नाम से, उस पर हम वो टेस्ट डाल देंगे, तो वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई ग्रुप भी ज्वाइन नहीं करना चाहे, तो आपको किसी भी प्रकार की सहायता की ज़रूरत हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप समाधान करने के लिए पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। बिल्कुल आपकी समस्या का समाधान होगा। इस नंबर पे मैसेज व्हाट्सअप कर दें 9982402945। आपके हर प्रश्न का जवाब देंगे। किसी भी संस्थान से जुड़े हुए हो, सभी विद्यार्थी एक जैसे हैं, सभी विद्यार्थी ही हैं। तो भले वो किसी और संस्थान के हो या अपने संस्थान के हो या सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आप निसंकोच मैसेज द्वारा अपनी समस्या डाल सकते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो आज के कक्षा में हम ये सिद्धांत समाप्त करके अगली कक्षा में आगे पढ़ते हैं। ये अधिगम वाला टॉपिक थोड़ा इम्पोर्टेंट है और इसी से अगला टॉपिक चलेगा शिक्षण अधिगम। तो आज के लिए इतना ही। सभी को धन्यवाद।